Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा हुआ था एंड डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो किस तरीके से ड्राइव होता है। क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, दैट इज़ दी वांट ऑफ जनरल इक्वेशन सोल्यूशन कैसे आपकी डिज़ाइन होगी। नेक्स्ट वन इज़ रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। इसके पहले के जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उन लेक्चर्स के अंदर सोल्यूशन चैप्टर आपका अप्रॉक्स 80 to 90% आपका फिनिश हो चुका है। तो आप उन लेक्चर्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करो, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो ज़रूर आप मुझसे डिस्कस करो। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। यस बच्चों, तो पहले आपको मैं आज थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एक्चुअली ब्रॉडली अगर मैं समझूँ तो किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने 4 आपको बीकर डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट बीकर है, नेक्स्ट इज सेकेंड बीकर, थर्ड एंड आपका इट इज़ ए फोर्थ। तो फर्स्ट बीकर के अंदर बेटा मैंने लिया है 1 कैपिटल एम, मोलरिटी का मैंने ग्लूकोज लिया है। नेक्स्ट वन इज़ 1 कैपिटल एम, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका, है ना। और इसमें मैंने NaCl आपका लिया हुआ है। सेकेंड बीकर के अंदर मैंने 1 कैपिटल एम K2SO4 मैंने सॉल्ट लिया हुआ है। एंड थर्ड के अंदर लिया मैंने दैट इज़ दी K3FeCN6। ठीक है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो हम बात कर सकते हैं कि मैंने 4 आपको बीकर लिए हैं। इन चारों बीकर के अंदर जो आपका फर्स्ट बीकर है, एक चीज़ और आपको दिखनी चाहिए कि चारों के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका सेम है, 1 कैपिटल एम, 1 कैपिटल एम एंड 1 कैपिटल एम। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बच्चों में बात करूँ तो आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। सेकेंड में बात करूँ तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है। और थर्ड पॉइंट जिसको हम बात करते हैं दैट इज़ दी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे आपकी जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से आपकी रिलेट की जाती हैं जब हम बात करेंगे एक साथ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के बारे में। बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब ये है कि जब बेटा उसे आप सॉल्वेंट में डालोगे, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपका वो डिसोशिएट हो जाएगा आयंस की फॉर्म में। और जो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं लाइक ग्लूकोज, लाइक यूरिया, लाइक सुक्रोज, तो वो आसानी से आपके डिसोशिएट नहीं होते हैं उनके आयंस के फॉर्म में। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल्स को ऐसे सेट किए हैं। फर्स्ट ग्लूकोज है, ये बेटा डिसोशिएट नहीं होगा, ये बेटा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नेक्स्ट इज NaCl, ये बेटा डिसोशिएट करेगा बिकॉज आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट, ये भी बेटा आपका आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट होगा, ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। नेक्स्ट वन इज K3FeCN6, ये भी आपका जो बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये भी आपका डिसोशिएट करेगा। अभी इसके अंदर जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बेटा आपका जो पोटेशियम इसमें बाहर लिखा गया है इट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर में बेटा जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे जिस फेज में, वो इजीली आयोनाइज होंगे जब उसको आप डालोगे बेटा सॉल्वेंट्स के अंदर। तो पहला केस देखो बेटा, मैंने आपको सपोज मैंने 100 आपको पार्टिकल्स या 100 मोल्स आप बोल सकते हो, मैंने बेटा आपको ग्लूकोज के दिए। तो जब मैंने आपको दिए तो आपने बेटा इस सॉल्वेंट के अंदर इसको जैसे आपने डिजोल्व किया, आपने डाला इसके अंदर, क्या बेटा 100 जो मोल्स है उसके अंदर क्या कोई डिसोसिएशन हुआ, क्या कोई एसोसिएशन हुआ? तो ग्लूकोज का बेटा ना ही डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। मतलब इनिशियली भी आपके 100 थे और बेटा मिक्स होने के बाद जो फाइनल जो आपका होगा ग्लूकोज का मोल्स वो भी आपका 100 रहेगा। मतलब नहीं एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन बिकॉज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। सेकेंड वन इज NaCl। अपने NaCl को जब बेटा इसको आपने डिज़ोल्व किया इस बीकर सॉल्वेंट के अंदर, तो डेफिनेटली बेटा आपके पास 100 मोल्स थे। आपने बेटा इसको डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के साथ आपको दिखना चाहिए कि यहाँ से बेटा क्या क्या बना। यहाँ से आपका बनेगा Na+ आयन और Cl- आयन, एक कैटायन एक एनायन। तो एक्चुअली बेटा मैंने 100 मोल्स आपको दिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में जो इनिशियली बेटा थे वो 100 मोल्स थे, लेकिन जब रिएक्शन होने के बाद आपका यही NaCl है बच्चों, ये डिसोशिएट हो जाएगा बच्चों Na+ एंड Cl- के अंदर।
इसका मतलब यहाँ पे आपके हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए बेटा किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं। कभी भी हम नेचर के बारे में बात नहीं करते कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है, क्लियर है। तो नेचर पे हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ वो फोकस करेंगे बेटा कि यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। तो भाई स्टार्टिंग बेटा कितना था आपका, स्टार्टिंग में सपोज आपका 100 मोल्स था आपका इनिशियल आपका मॉलिक्यूल, आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो भाई आपको यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस मिल गया। तो अब इस केस में बेटा 100 आपका सोडियम प्लस बनेगा, 100 आपका Cl माइनस बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको 200 आपको यहाँ पे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज क्योंकि ग्लूकोज होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और NaCl होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ओके, थर्ड केस पे चलते हैं बच्चों। तो थर्ड केस में मैंने जैसे आपका K2SO4 को डाला बेटा तो यहाँ से क्या मिला, तो भाई K2SO4 बेटा ब्रेक करेगा 2K प्लस के अंदर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये बेटा ब्रेक करेगा आपका दैट इज 2K प्लस के अंदर, और सल्फेट बेटा आपका SO4-2। तो भाई अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो कैटाइंस और जो एनाइंस है बेटा उनका चार्ज तो आपका बैलेंस होगा, बट नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस आपके इक्वल हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे कैटाइंस कितने हैं, 2 कैटाइंस है बेटा, 2 पोटेशियम 1 एनायन है, तो 2 + 1 का मतलब बेटा 3। इसका मतलब यहाँ पे आपने 100 मोल्स आपने बेटा 100 मॉलिक्यूल्स आपने दिए थे K2SO4 के, आपको बीकर में मिला क्या, मिक्स होने के बाद बेटा 2 पोटेशियम आयन, इसका मतलब 200 आपको मिला बेटा पोटेशियम आयन्स कैटाइंस, और बेटा आपको 100 मिले एनाइंस मतलब 300। तो यहाँ पे आपको मिल गया बेटा 300, क्लियर है। आपने 100 डाला था कितना बेटा 300, इस केस के अंदर बेटा आपको मिला 200। लेकिन लास्ट केस क्या होगा, आपने बेटा जब 100 मोल्स बेटा डाले सॉल्ट के, तो इस केस में आपका डिसोसिएशन होगा बेटा किसके अंदर 3K प्लस, मतलब आपके बेटा 300 तो बेटा पोटेशियम आयन, और बाकी बेटा आपका 100 बेटा क्या मिलेगा जो एनाइन होगा Fe6 उस पर -3 चार्ज, ये बेटा आपको मिलेगा 100। इसका मतलब 300 + 100 दैट इज 400। तो बेटा इस फोर्थ बीकर के अंदर आपको एक्चुअली क्या मिला, 400 आपको पार्टिकल्स मिले। तो फर्स्ट बीकर के अंदर बेटा 100 के 100 ही रहे, सेकंड बीकर के अंदर बेटा 100 के बेटा 200 हो चुके हैं, इन थर्ड बीकर बेटा 100 के आपको 300 आपको मिले, इन फोर्थ बीकर आपके 100 के 400 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा देखो इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं बेटा किस केस में इंक्रीज करेंगे, जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, और जब बेटा आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के फेज में डिफाइन किया जाएगा तो उसका डिसोसिएशन नहीं होगा ना एसोसिएशन होगा, मतलब जितने मोल्स थे उतने ही मोल्स के अंदर आपका वो डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा वो आपकी चेंज होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो मैं बात कर रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो क्यों चेंज होती हैं उसके पीछे रीजन आपका कुछ इस तरीके से कि भाई आपका जो ऑब्जर्व और जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है कि भाई आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने भाई ऑब्जर्व किया कि आपने 100 डाले थे, मिले बेटा कितना 200। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में बेटा आप 200 से डिफाइन करोगे ना चीज़ों को, भाई ऑब्जर्वेशन में क्या बेटा 100 से 100 तो नहीं मिला ना, आपको 100 से 200 हो गया। जब वो 200 हो गया तो आप 200 से कैलकुलेट करोगे बेटा, इसका मतलब इट इज ऑब्जर्व वैल्यू, बट एक्चुअली बेटा आप जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो निकालोगे 100 से ही। इसका मतलब ऑब्जर्व और कॉलिगेट आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ से आपका जो कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दोनों के अंदर आपका डिफरेंस आने वाला है। जब दोनों में डिफरेंस आता है तो फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, तो इसलिए बेटा बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की। तो वांट ऑफ फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस होगा और वो वांट ऑफ फैक्टर आपका किस तरीके से रिलेट किया जाएगा वो हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, क्लियर है। ओके, राइट डाउन लिख लो इसे, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपकी फिक्स वैल्यूज़ है। इसलिए जैसे हम नोट बेटा कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा जब प्योर स्टेट में अगर हम बात करते हैं बेटा सॉल्वेंट को लेके, तो कोई भी सॉल्वेंट अगर बेटा प्योर स्टेट में है तो उसका जो KF ये बेटा कांस्टेंट है और ये भी आपका बेटा कांस्टेंट है। हम लोगों ने बात की थी ना आपका फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को जब मैंने रिलेट किया था मोलैलिटी के साथ, तो KF बेटा मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लेके आया था मैं। इसी तरीके से मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने बेटा KB लाया था कांस्टेंट। तो KF बेटा फॉर प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है समथिंग 1.08 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, या फिर आपका किसी बुक के अंदर 1.86 समथिंग भी आपका इस तरीके से भी डिफाइन है। तो मतलब वो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो
पॉइंट क्या है वो जरा ध्यान से देखना, वो कॉन्सेप्ट समझना है। तो Kb की वैल्यू आपकी 0.52 और आपका सेम यूनिट यहाँ पे रहेगा। हम बात कर रहे हैं मोलेलिटी को लेकर। तो भाई कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो Kf की वैल्यू Kb से हमेशा अधिक होती है। एज आप बिल्कुल याद रखना है इसको, क्योंकि Kf की वैल्यू अधिक होगी Kb से। कोई सा भी प्योर सॉल्वेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है। कोई भी सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के लिए Kf की वैल्यू हमेशा आपकी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू Kb। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बच्चों बात करेंगे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी डिपेंड करती हैं। ठीक, तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेके कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत ही क्लियर सा पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आपका डिपेंड करेगा, यस, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बचा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी आपका बोला जाएगा इसका मतलब बेटा वहाँ पे आपका जो केस होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस होगा। मतलब बहुत ही क्लियर सा पॉइंट है, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको रिलेट करना है तो मतलब ऐसा, अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो उस केस में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही कंपेयर करना पड़ता है, आपको आयन से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि आयन से बेटा क्या मतलब है कि अब आपको डिसोसिएशन होना चाहिए, बट इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही करते हैं कंपेयर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो तीसरा पॉइंट होगा आपका कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस बेटा का भी आपको दिखाना है जब आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के फेज में होगा। जब बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बात करनी होगी। आयंस बेटा कब बात करनी है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला केस होगा। ये बहुत ही सिंपल सा है, आपको जनरली क्लासीफाई करने को इस तरीके से नहीं मिलता है। सिर्फ बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयंस का भी यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ सॉल्यूट। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे आपका डिपेंड करेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं आपको जरा बोलना चाहूँगा, आपका सॉल्यूट चाहे बेटा इलेक्ट्रोलाइट फेज का हो चाहे आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी का हो, आपको सिर्फ क्या फोकस करना है वो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला फेज का होगा तो उस केस में आपको फोकस करना है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो आपको ये पांचों कंडीशंस में से जौन सी कंडीशन आपको मैच करने को बोली जाए, जिसके बेसिस पे बोली जाए न्यूमेरिकल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, आपको उसी तरीके से यूज करनी है। ओके, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे कुछ मैं और पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जरा देखते हैं। यस बच्चों, तो अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक एक पॉइंट को आपको समझना है ना। मैं पॉइंट्स को आपको डिस्कस करूंगा, मैं पॉइंट्स के बारे में बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट के बारे में। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? मैं जो पॉइंट बोलूँगा उसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और सीधे आपके आंसर्स भी विद इन सेकेंड आप टिक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट मैं बात करूँगा बेटा, हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं। पहले मैं चीज़ बोलूँगा बेटा, हमारे पास कंडीशन बेटा क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, डिफरेंट सॉल्यूट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। अब डिफरेंट सॉल्यूट्स जो दिए जाएंगे उनका बेटा जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा वो सेम होगा। मान लेते बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, सीधा क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। आपका पहला पॉइंट ये है कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंट सॉल्यूट दे रखे हैं और उनका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटा आपका कैसा है, सेम है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा। तो भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस सॉल्यूशन के अंदर बेटा अधिक होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा वहाँ पे अधिक होगी जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे ऑन आयोनाइजेशन। तो मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है? ओके, जरा फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन सीधा बनता है कि भाई आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी क्वेश्चन में दी जाएगी कि डिफरेंट आपके पास बीकर्स भी दे सकते हैं, आपको डाटा भी दे सकता है सीधा। डिफरेंट आपके पास सॉल्यूट्स होंगे,
क्लियर, समझ में आया मुझे? उनके लेकिन मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपके सेम होंगे। तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पूछेगा कि कहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अधिक होगा या कम होगा, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप अरेंज करो। तो हमेशा याद रखना, जहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयनाइजेशन होने के बाद जहाँ पे अधिक आपको मिलेंगे, तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी उतनी ही अधिक होगी। मतलब नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू जितनी अधिक होगी ऑन आयनाइजेशन, वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा। बट कीप इन माइंड कि सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए और डिफरेंट आपके सॉल्यूट्स होने चाहिए। तो इस केस में आप इस तरीके से डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कि बेटा सेकेंड पॉइंट है आपका फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन के अंदर बेटा ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए होंगे। उन सॉल्यूशन के अंदर ऐसा आपको बोला जाएगा कि बेटा वहाँ पे आपका जो डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मैंने लिखा है, फॉर डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस में आपके डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स होंगे। बिल्कुल सही, डिफरेंट आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स होंगे और उनके अंदर आपका जो बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपको सेम दिया जाएगा। सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम है। अब जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम दे रखा है, ये तीन चीज़ें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ डिफरेंट सॉल्यूशंस होगा, इसके बारे में बात की जाएगी, जहाँ पे डिफरेंट आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, अंदर डिसोसिएशन नहीं होने वाला है, ना ही आपका एसोसिएशन होने, मतलब आयनाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज उसके पास आपका सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि सबका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम है। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जो वैल्यू ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, क्या पूरा सेम होगा या डिफरेंट होगा, कैसे होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस क्या बनेगा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब के सब सोल्यूशन के लिए आपका सेम होगा। तो ये भी आप बहुत ही विद इन सेकेंड आप टिक करके आ सकते हो क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सेकेंड पॉइंट ओके। यस बच्चों, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा, इस पे जरा फोकस करना बच्चों। तीसरे पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा कि आपके पास डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बेटा सेम सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। मतलब क्वेश्चन में सेम सॉल्यूट दे रखा होगा, सबके सब बीकर्स में सेम सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, बन उनका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा वो आपका डिफरेंट होगा। जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका डिफरेंट होगा तो उस केस में कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैग्नीट्यूड या फिर जो वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किसकी अधिक है किसकी कम है। तो उस केस में आपको क्या देखना है कि जो सोल्यूशन बेटा आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बेटा कैसा, मैं बात करूँ बेटा डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसा सोल्यूशन जो बेटा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा या जिसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, मोर होगा, बेटा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसकी उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है बच्चों? तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस पॉइंट से। एक्चुअली बच्चों में यहाँ पे आपको थ्योरी जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ये सीधा क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनते हैं और डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपका फोर्थ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट पे जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज सुना क्या है। क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज आपको बच्चों को जिस तरीके से मिलेगी कि आपके पास जो सॉल्यूशंस क्वेश्चन में गिवन होंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, उन डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट आपको बेटा क्या मिलेगा, सॉल्यूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट आपको सॉल्यूट्स मिलेंगे। बट डिफरेंट आपको सॉल्यूट्स मिलेंगे और उनके साथ साथ आपको बोला जाए कि बेटा सेम आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ है। फिर से रिपीट में करता हूँ, आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, उन डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट आपके सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। अब डिफरेंट सॉल्यूट्स के अंदर बोला बेटा जाएगा कि सब जितने भी आपके सॉल्यूट्स हैं उन सबका सेम आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अधिक किसका होगा और कम किसका होगा। तो वहाँ पे फोकस करना बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पे मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा उस सॉल्यूशन की अधिक होगी जहाँ पे मोर, मतलब मैं बात करूँगा जहाँ पे, अगर मैं एक सिंपल तरीके से एक स्टेटमेंट बोलूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहाँ पे अधिक होगी जहाँ पे आपका लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट जिस सॉल्यूट का डिफाइन किया जाएगा। मतलब आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशन में आपके जो डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं तो डिफरेंट सॉल्यूट्स का आपका सेम परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो वहाँ पे जिस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही अधिक होगी। इस पे क्वेश्चंस बने हैं और आते हैं, बिल्कुल क्लियर आते हैं। आप विद इन सेकेंड आप टिक कर सकते हो, दिखते ही आंसर को टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या देखते हैं।
बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ फोकस करेंगे। तो लास्ट पॉइंट ज़रा ध्यान से फोकस करेंगे कि जो लास्ट पॉइंट के अंदर आपका बात बेटा क्वेश्चन में ऐसे किया जाएगा कि आपके पास जो बेटा सॉल्यूशंस हैं वो आपके डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर आपको बोला जाएगा कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे आपके डिफरेंट सॉल्यूट्स आपके प्रेजेंट हैं, बट सेम आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ है, सेम परसेंटेज स्ट्रेंथ है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पे कम होगी या कहाँ पे ज़्यादा होगी। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा वहाँ पे देखोगी जहाँ पे जो सॉल्यूट आपके हैं वो सॉल्यूट जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो सॉल्यूट आपके मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड उतना ही अधिक होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका लास्ट पॉइंट था। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है जो बहुत ही ईजी है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ओके यस बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा वांट ऑफ थ्योरीज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, ध्यान से देखना। तो वांट ऑफ थ्योरी जो आपकी यहाँ पे हम बात करेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में। तो बेटा जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस आपके रहेंगे, ध्यान से देखना, जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे बेटा वो बिहेव लाइक आइडियल गैस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, बिहेव लाइक आइडियल गैस। जब ये आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करेंगे तो यहाँ पे जो गैस लॉ है बेटा वो आपका ओबेट किया जाएगा। ओबियसली बेटा आइडियल गैस आपकी गैस लॉ को ओबेट करती है, फॉलो करती हैं। तो जब वो फॉलो करेंगी तो आपका जो बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं बेटा आइडियल लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि जब आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, हम बात कर रहे हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशंस की वांट ऑफ थ्योरीज में, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ए बॉयल्स वांट ऑफ लॉ। दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड बॉयल वांट ऑफ लॉ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉयल वांट ऑफ लॉ जब आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जब आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा आपका टी इज द टेम्परेचर, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड चार्ल्स वांट ऑफ लॉ। क्लियर है? जब आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूं, जब वॉल्यूम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो इसका मतलब बेटा ये आपका एवोगाड्रो लॉ। यस, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो वांट ऑफ लॉ। बिल्कुल। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, ध्यान से फोकस करना। अब मैं इसको रिलेट कर देता हूं कि भाई जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उस केस में आपका जो बेटा वॉल्यूम है गैसेस का, या फिर हम बात लिक्विड की कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा। जब बेटा आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर बेटा स्मॉल है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। बट बेटा आपका जब प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जो पहला केस था आपका बॉयल वांट ऑफ लॉ। क्लियर है? अब मैं इन तीनों जो इक्वेशंस थे उन तीनों को मैं रिलेट करूँगा, तो बनेगा यहाँ से आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी डिवाइड बाई बेटा नीचे आपका पाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई पाई। बेटा यहाँ से आर क्या है? आर होगा आपका इट इज ए सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों? इट इज ए सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन कांस्टेंट के बेटा व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज 0.0821 ATM पर केल्विन पर मोल। याद रहेगा आपको ATM पर केल्विन, ठीक है, पर मोल। क्लियर है? ओके, तो ये आपको वैल्यू बेटा याद रखनी है। यहाँ पे जो आर है बेटा वो आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, बट बेटा गैस की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका जो आर होता है उसको बोलते हैं हम गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को मैं और मॉडिफाइड कर सकता हूँ बेटा, तो हम बात कर सकते हैं कि सपोज दिस इज ए पाई, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जो पाई हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू एन डिवाइड बाई बी, दिस इज कॉल्ड सी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंटू आर इंटू टी, तो हम सीधा बोलेंगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्लियर है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो आपका बेटा पाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने बात की आपको यहाँ पे, ये जो आपकी थ्योरीज इट इज़ ए वांट ऑफ थ्योरीज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो कभी आपको क्वेश्चंस मिले तो इस पर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके, अब मैं इसके बाद ज़रा बात करूँगा कि जो प्रेशर टेम्परेचर लॉ होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। प्रेशर
टेम्परेचर लॉ। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ को मैं बात करूँ तो बेटा इसका नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड गैल्साक लॉ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैल्साक वॉन हॉफ लॉ। ठीक है, गैल्साक वॉन हॉफ लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। जब मैं बात करूँ बेटा कॉन्सेंट्रेशन, जब गिवन सॉल्यूशन का बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम होगा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बेटा कैसा होना चाहिए, रिमेनिंग सेम। ठीक है, लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन आपका रिमेनिंग सेम। तो उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। क्लियर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब बेटा फिक्स वैल्यूज। ठीक है, यस, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका यहाँ पे डिफाइन होगा। तो याद रखना कि जब आपका बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो उस केस में आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर लॉ को आपको रिलेट करना है, तो बेटा वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों कि पाई डिवाइड बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट इज कॉन्स्टेंट। क्लियर है, ओके। तो अगर आपके टू डिफरेंट अगर होते हैं तो उनको आप इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, पाई 1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू पाई 2 डिवाइड बाई T2। क्लियर है बच्चों, ओके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, अब हम बात करेंगे डेविएशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है, ओके। तो बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। वांट ऑफ फैक्टर को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं आपके वांट ऑफ, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बेटा उन्होंने बेटा 2 डिफरेंट बीकर्स लिए और दोनों ही बीकर्स के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट बेटा सॉल्वेंट प्रेजेंट था, और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के अंदर उन्होंने बेटा डिज़ोल्व किया किसको, उन्होंने डिज़ोल्व किया बेटा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को। दोनों ही केस में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। अब क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखना। पहले केस को इन्होंने बेटा रिलेट किया डिसोसिएशन के साथ और सेकंड केस को रिलेट किया बेटा एसोसिएशन के साथ। तो जो आपका डिसोसिएशन वाला केस था उसमें सीन क्या हुआ कि जब बेटा इलेक्ट्रोलाइट वाला आपका सॉल्यूट लिया तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बेटा आपका जैसे जाएगा बेटा पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो बेटा डिसोसिएट कर जाएगा। मतलब जैसे अगर बाय एग्जांपल आप देख सकते हो, लाइक NaCl आप जैसे डालोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आपके मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बेटा इंक्रीज किए ना, आयंस आपको इंक्रीज किए ना, जैसे मैंने पहले अभी बात की थी। तो कहीं ना कहीं जो बेटा पहले आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, जो आपकी एब्सोल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू कहीं ना कहीं निकल रही थी, तो यहाँ पे बेटा जब डिसोशिएट हुआ आपका सॉल्यूट तो कहीं ना कहीं बेटा इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा बेटा, तो उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो पहला केस था डिसोसिएशन का, सेकंड केस था आपका एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन के बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड के अंदर बेटा क्या है, डाइमराइजेशन होता है, मतलब बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डाइमर पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ न कुछ पार्ट आपका डेविएट हुआ है, मतलब जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी उससे कुछ न कुछ वैल्यूज आपकी चेंज हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर ने कुछ रिजल्ट निकाले, उन रिजल्ट्स को हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, ओके। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपका मैथमेटिकल बेस है, तो मैथमेटिकल वे को समझना काफ़ी ज़रूरी होगा, इसलिए हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं ज़रा इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरीके से लीड करेगा, सब लोग यहाँ फोकस करेंगे। थ्योरी वाला पॉइंट है ये। मोलर मास कैलकुलेटेड बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
that is either lower or higher than the expected or normal values is called abnormal molar mass। पहले तो इसको आप समझ लो। तो abnormal molar mass क्या होगा कि भाई जो एक्सपेक्टेड और जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही थी उनसे वैल्यूज़ बेटा आपकी मोलर मास क्या तो अधिक जा रही है या कम हो रही है, इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इन 80 की हम बात कर रहे हैं तो वॉन्ट्रॉफ एक साइंटिस्ट हैं आपके, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस का फैक्टर आपका आई है ना, नॉन एज वॉन्ट्रॉफ फैक्टर, इन्हीं के नाम पे पड़ा है, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। तो याद रखो बेटा आई का मतलब क्या है कि जो एसोसिएशन डिसोसिएशन का बेटा जो परसेंटेज है, जो एक्सटेंट है, उसके बारे में डिफाइन करना। तो आई के बेटा बनेंगे आपके यहाँ पे थ्री फॉर्मूलेज। तो फर्स्ट है आपका आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा तो आई इज इक्वल टू होगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, और नीचे आपका रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन है तो दोनों ही केस में एसोसिएशन रहेगा, जब डिसोसिएशन वाला केस तो दोनों ही केस के अंदर डिसोसिएशन ही आपका डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको, ईजी है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई को समझने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आई को समझना है तो बेटा हमारे पास सॉल्यूट देखो प्रेजेंट है। ये बेटा सॉल्यूट कैसा हो सकता है, जब इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं, तो आई इज इक्वल टू बेटा ऑलवेज बन रहेगा, जैसे ग्लूकोज यूरिया इस तरीके से। बेटा इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट बेटा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। बेटा एसोसिएशन का मतलब बेटा एस्टिक एसिड का एग्जांपल मैंने दिया था, डिसोसिएशन का मतलब बेटा NaCl और KCl। तो उस केस में बेटा एसोसिएट में क्या होगा कि जो आपकी ऑब्जर्व बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डेफिनेटली कम हो जाएगी बेटा किससे, थ्योरेटिकल से। ये बातों को समझ में आती है। नेक्स्ट वन इज बेटा आपका जब डिसोसिएशन होगा तो उस केस में आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगी वो अधिक होगी बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरेटिकल। तो फर्स्ट केस बेटा एसोसिएशन में आई लेस देन 1 होगा, यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये बेटा इसका बेसिक फार्मूला, इससे आप चीज़ों को इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है कि सॉल्यूट किस तरीके से डिफाइन करेगा आपका कि भाई आई की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी बेटा उस सॉल्यूट के नेचर के ऊपर, कि भाई वो आपका इलेक्ट्रोलाइट नेचर का या फिर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होगा। क्लियर है, ओके। अब हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ आई कैसे होगा, आई को हम लोग किस तरीके से बेटा डिफाइन करते हैं। तो उसके कुछ मैं बेसिक और रियल लाइफ एग्जांपल्स लूँगा यहाँ पे और आपको मैं समझाऊंगा। तो चलो बच्चों चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ आई पे। तो यहाँ पे देखो बेटा यूरिया, ये बेटा आपका डिकम्पोज नहीं होता है भाई, इसका डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन होता है, तो बेटा इसका वैल्यू ऑफ आई हमेशा 1 रहेगा, लिखा है ना, डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। इन्हीं में से एग्जांपल्स आपको बेटा मिल जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, ओके। बेटा ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका भी बेटा 1, सुक्रोज की बात करेंगे इसका 1, बट NaCl बेटा 2 आयंस मिलेंगे सोडियम प्लस Cl माइनस, तो इसकी वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी। Al2SO4 में बेटा देखो आपके 2 एल्यूमिनियम हो गए, क्लियर है, और यहाँ पे आपके 3 आपके सल्फेट पार्ट तो आपका 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ बेटा 100% आपका डिसोसिएशन। तो जब हम बात करें बेटा 100% डिसोसिएशन की, मतलब जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं, तो उस केस के अंदर बेटा 100% आपका डिसोसिएशन होगा। बट इन केस ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट तो 100% नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा बेटा कि सपोज आपका 60% हुआ है, सपोज आपका 90% हुआ है, इस तरीके डिसोसिएशन, तो आपको अल्फा की जगह बेटा आपको 90/100 पुट करना है या 60/100 पुट करना है, इस तरीके से उसको हम देखेंगे अभी, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे हम इस बेसिक एग्जांपल से कि भाई मैंने एक बेटा सॉल्ट लिया है, इट इज़ AXB भाई ये डिसोसिएट किया बेटा इस तरीके से X A+ बाई एंड बाई B -1। भाई A आपका मान लेते हैं कैटाइन है, B आपका एनाइन है। तो भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या मान लेते हैं, स्मॉल है, इसके बेटा मान लेते हैं हम 0 and 0। भाई एट इक्विलिब्रियम बेटा क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, मान लेते बेटा M - M अल्फा, मैंने इक्विलिब्रियम का अंदर आपको बेटा सिखाया था, क्लियर है, मान लेते हैं C - C अल्फा, यहाँ पे M - M अल्फा। तो भाई कितना रिलीज होगा बेटा, कॉफिशिएंट कितना बेटा इस कैटाइन का X, तो X इंटू अल्फा इंटू M हो जाएगा, यहाँ से आपका बाई इंटू A इंटू अल्फा इंटू स्मॉल m हो जाएगा। तो इस केस में हम बात करें बेटा बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स की। तो इफ AXB बाई डज नॉट डिसोशिएट, अगर डिसोशिएट नहीं हुआ तो उस केस के अंदर बेटा थ्योरेटिकल वैल्यूज क्या होगी बच्चों, स्मॉल m होगी। लेकिन जब बेटा ये डिसोशिएट किया तो उसमें बेटा आपका इसमें कितना बेटा, इसको बेटा हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्व, तो भाई कितना होगा, इन सबको बेटा आप उठा के ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो बेटा स्मॉल m बेटा कॉमन हो जाएगा, बाकी आपको ये टर्म आपको मिल जाएगा, स्मॉल m ब्रैकेट के अंदर 1 - अल्फा प्लस अल्फा x प्लस अल्फा बाई। तो आपको आई पता है बेटा, आई क्या होता है, आई इक्वल टू होता है मोल्स ऑब्जर्व डिवाइड बाई मोल्स आपके थ्योरेटिकल। तो ये आपको बेटा वैल्यूज मिल चुकी है, ये फर्स्ट वैल्यूज बेटा क्या है, ये आपकी थ्योरेटिकल है और नीचे वाला बेटा आपका ऑब्जर्व्ड है।
तो बस इसको आप बेटा यहाँ पे आप डिवाइड करो तो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा थ्योरेटिकल आई इज इक्वल टू देयरफॉर आपका आई की वैल्यू बेटा ये मिल चुकी है 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर है? तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, यहाँ से हम अल्फा डिफाइन कर सकते हो तो बेटा आई आपका शिफ्ट कर जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये, अल्फा इज इक्वल टू बन गया 1 माइनस आई। हम बात करें बेटा किसके बारे में, हम बात करें बेटा डिसोसिएशन वाले केस में। तो डिसोसिएशन के अंदर अल्फा क्या होता है, आई माइनस 1 डिवाइड बाई बेटा रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। एक्स प्लस वाई को बेटा हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा आपका ब्रैकेट में बाई 1 आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन डैश माइनस 1। क्लियर है? ओके, ये आपको इजी वे मैंने समझा दिया है। ओके, आपको क्लियर है। इक्विलिब्रियम के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था इस तरीके से। चलो अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे कि आपका जो डिसोसिएशन वाला केस है उस केस में आपका मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बेटा डिस्कस कर दिया था, अल्फा भी मैंने आपको बता दिया था। अब एक यहाँ पे पॉइंट और बनता है, वो क्या बनेगा वो जरा हम लोग ध्यान से देखेंगे कि भाई इस केस के अंदर अगर मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व आ गया तो उसका भी आपका बनेगा बेटा 1 प्लस एल्फा ब्रैकेट में n माइनस 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक एक्सप्रेशन में आपको डिफाइन किया, उसी के बेस पे आपका ये निकल रहे हैं। क्लियर है? ओके, क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज यह जो में ही रखते हैं और आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और कल मैं कोशिश करूँगा इसके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के वो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा गैसेस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम बात करेंगे बेटा गैसेस स्टेट। ठीक है? तो आप लेक्चर्स को बिल्कुल देखो ध्यान से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट बनते हैं। चलो आज के इतना रखते हैं, थैंक यू।